देखें 130 ये कहता है वंस ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स, जब एक मरतबा एक डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करता है कॉस्ट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कॉस्ट ट्रांसफ़र करता है, इट हर जगह रिसीव द कॉस्ट फ्रॉम द सेड डिपार्टमेंट, फिर ये यानी वसूल करता है, यानी ये कॉस्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट से वापस वसूल कर सकता है या नहीं। इट कैन रिसीव, इट कैन नॉट रिसीव या नन। तो ये क्या है, यानी एक मरतबा जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट ट्रांसफ़र करता है तो ये जो डिपार्टमेंट है इट कैन नॉट रिसीव, इट कैन नॉट रिसीव कॉस्ट फ्रॉम द सेड डिपार्टमेंट अगेन। तो यानी हम फिर वापस इस डिपार्टमेंट से फिर कॉस्ट वसूल नहीं कर सकते। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या है, ये प्रिंसिपल है, असूल है। एक मरतबा जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट देता है, ट्रांसफ़र करता है, तो फिर वो अगेन यानी वो कास्ट फिर प्रीवियस डिपार्टमेंट यानी कास्ट वसूल नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है। तो ये कैन नॉट है। 131 स्क्रू एक खाली जगह मटेरियल फॉर फर्नीचर कंपनी। ये जो स्क्रू है, स्क्रू यानी जो इसको हम यानी जो कील होते हैं में इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये मटेरियल है फर्नीचर कंपनी के लिए। डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इम्पोर्टेड मटेरियल है या नन है। तो स्क्रू क्या है, चूँकि यानी ये क्या है, ये यानी डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल जब हम वुड से यानी सामान बनाते हैं तो वुड डायरेक्ट मटेरियल है, प्लास्टिक डायरेक्ट मटेरियल है, आयरन डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन स्क्रू से तो हम टेबल, चेयर, विंडो हम नहीं बनाते, ये तो हम यानी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट का मेन हिस्सा नहीं होता, तो इसलिए स्क्रू क्या है, ये इन डायरेक्ट ये मटेरियल है। 132 एनुअल डिमांड इज 4800 यूनिट्स। जो एनुअल डिमांड है वो 4800 यूनिट्स है एंड 400 यूनिट्स और परचेज्ड। और हम एक ऑर्डर में 400 यूनिट परचेज करते हैं इन वन ऑर्डर, एक ऑर्डर में। नंबर ऑफ ऑर्डर ये आसान है, हम यानी जो एनुअल डिमांड है ये 4800 यूनिट है और एक ऑर्डर में हम 400 यूनिट्स परचेज करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, 8, 12, 16, 20। तो यानी 4800 को 4 पे तकसीम करते हैं, तो 2 0 और 2 0 ख़त्म, ये 4 कम 4, 12 4 48। तो कितने ऑर्डर हम देंगे, 12 ऑर्डर देंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर 12 है। तो फिर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 132, ये कहता है बताता है इफ़ देयर आर 240 वर्किंग डेज, अगर यानी एक साल में तो 360 या 365 डेज होते हैं, लेकिन वर्किंग डेज से मुराद यानी जो हम काम करते हैं इसमें हम छुट्टियाँ यानी जो है वो हम निकालते हैं, छुट्टियाँ हम निकालते हैं। तो हमारे पास जो नेट वर्किंग डेज है हम फर्ज करते हैं अगर वो 240 हो। फाइंड एवरेज जो टाइम फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, यानी हम एवरेज यानी आफ्टर हाउ मेनी डेज वी प्लेस इन ऑर्डर टू परचेज इन्वेंट्री। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो ये कहते हैं कि एवरेज जो टाइम ये मालूम करें कि कितने दिनों के बाद हम एक ऑर्डर देते हैं। वैसे तो हम यानी कभी यानी जब इन्वेंट्री यानी लो हो जाती है तो हम ऑर्डर देते हैं यानी 5 दिन के बाद, या फिर हम देते हैं 20 दिन के बाद, फिर हम देते हैं 13 दिन के बाद, फिर हम ऑर्डर देते हैं 25 दिन के बाद। लेकिन ये कहते हैं कि एवरेज जो टाइम आप मालूम कर लें। तो एवरेज जो टाइम मालूम करने का यानी अपना एक फार्मूला है, तो वो आसान है। यानी एवरेज जो टाइम का जो फार्मूला है वो ये है कि एवरेज टाइम के डेज इन 1 ईयर, डेज इन 1 ईयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। एक दिन में जो डेज होते हैं तो ये क्या है, ये 240 डेज है, और जो नंबर ऑफ ऑर्डर हमने मालूम कर लिया ये 12 है। तो 240 को 12 पे तकसीम करते हैं तो 12 दुने यानी 24 और 0 यानी आफ्टर 20 डेज, यानी ये जो 20 है ये एवरेज डेज है।
After each 20 days, we place order to purchase the material, to purchase the inventory. So 20 days क्या है, ये एवरेज टाइम है, यानी जो एवरेज टाइम का जो फार्मूला है नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 240 है और हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो कितने हैं, वो 12 है। तो 240 को 12 पे तकसीम करते हैं तो 10, 15, 20 और 25। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। इसके बाद है, यानी ये कहता है कि 134 द स्टॉक आउट कॉस्ट इज अब्लिक और स्टॉक आउट कॉस्ट से क्या मरद है, ये किया है, यानी स्टॉक आउट सिचुएशन वो सिचुएशन जब हमारे पास यानी इन्वेंट्री में या दुकान में सामान ना हो और ग्राहक आता है, कस्टमर आता है और हम इसको सेल नहीं कर सकते, हम अपने डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, तो इस हालात को कहते हैं स्टॉक आउट या स्टॉकिंग आउट सिचुएशन। अब इसकी वजह से हम पे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है या हम प्रॉफिट लूज करते हैं, तो इसको कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। तो इसमें क्या है, लूजिंग द कस्टमर, जब हम कस्टमर को लूज करते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, गोदाम में सामान नहीं है, दुकान खाली है, कस्टमर आता है, हम कहते हैं कि सॉरी वी हैव नो गुड्स इन आवर शॉप, वी हैव नो गुड्स इन वेयर हाउस, यू मे गो टू द अदर शॉप, यू मे गो टू द अदर बिजनेस। तो हम कस्टमर को लूज करते हैं, वी कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर, जस्ट लूजिंग द कस्टमर, तो ये नुकसान हो गया। इस तरह इंक्रिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर गिविंग अर्जेंट ऑर्डर, ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम ग्राहक को बिठाते हैं अपने पास के अभी बेटे यहाँ पर हम 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आपके लिए हम सामान का इंतज़ाम करते हैं। तो फिर हम अर्जेंट ऑर्डर अपने सप्लायर को देते हैं कि अभी अभी सामान हमको यानी सप्लाई करे, पहुँचाए, डिलीवर करे। तो ये जब हम अर्जेंट ऑर्डर देते हैं तो हम एक्स्ट्रा यानी कॉस्ट यानी लगाएंगे, तो इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट, ये भी स्टॉक आउट कॉस्ट है। लूजिंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट यानी यहाँ पर हमने सेल नहीं कर लिया तो इस सेल में हमने मुनाफा भी यानी लूज कर लिया, तो ये भी नुकसान है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो कस्टमर हम लूज करते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम अदा करते हैं अर्जेंट ऑर्डर के लिए, और जो हम प्रॉफिट लूज करते हैं स्टॉक आउट सिचुएशन की वजह से, तो ये सारे स्टॉक आउट कॉस्ट है, इसका ये मतलब है। 35 द रिलेशनशिप बिटवीन कैरिंग कॉस्ट एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इसको कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का जो सेकंड नेम है वो होल्डिंग कॉस्ट है। जब हम सामान परचेज करते हैं फिर हम इसको गोदाम में स्टोर करेंगे, गोदाम में रखेंगे, तो गोदाम में जब हम रखते हैं इस पे कितना यानी रेंट हम अदा करते हैं, इस पे कितना जो पावर इलेक्ट्रिसिटी है, या हम इसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो कितना आता है, इसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, यानी रखने पे इस तरह। और ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब हम एक ऑर्डर देते हैं तो हम कितना किराया देते हैं, हम टी अपने एम्प्लॉइज को अदा करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये वेजेस अदा करते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये कहते हैं कि ये जो कैरिंग कॉस्ट है, जो गोदाम में हम सामान पे जो अखराजात करते हैं वो, और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किया है, पॉजिटिव है, इनवर्स है, नो रिलेशनशिप है या ऑल है। तो यानी इनके जो दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। इनवर्स, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट हम इंक्रीज करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज किया जाएगा, और जब ऑर्डरिंग कॉस्ट हम डिक्रीज करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट यानी इंक्रीज किया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ फिर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। यहाँ पर सिर्फ क्या है एमसीक्यूज क्लास है कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। एक में जब इंक्रीज आता है दूसरा डिक्रीज किया जाता है, जब एक में डिक्रीज आता है तो दूसरा इंक्रीज किया जाता है, इसका ये मतलब है। 134 यूजिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला एंड प्रोसीजर, जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फार्मूला है इस तरह फार्मूला है कि 2DS बटा हुआ CH, इस तरह फार्मूला है, इस पे हम जदर भी लेते हैं। तो क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर सेम, इन्वेंट्री कॉस्ट और मिनिमम और A एंड B।
तो जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसी फार्मूला के मुताबिक जो कैरिंग कास्ट आता है और जो ऑर्डरिंग कास्ट आता है दोनों का बैलेंस बराबर होता है। मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल कैरिंग कास्ट आ गया 5000 तो ऑर्डरिंग कास्ट भी आएगा 5000, इसका ये मतलब है। तो ऑर्डरिंग कास्ट एंड कैरिंग कास्ट आर सेम, बोथ आर इक्वल, ये ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट और मिनिमम और इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम भी होते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट। तो दोनों ठीक है, ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, और इन्वेंट्री कॉस्ट ये भी मिनिमम होता है। तो ए और बी, ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। इसके बाद है प्लानिंग मीन्स। प्लानिंग का मतलब है, प्लानिंग का क्या मतलब है, मॉनिटरिंग, शेड्यूलिंग, इम्प्लीमेंटिंग। तो प्लानिंग के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो शेड्यूलिंग है। प्लानिंग का क्या मतलब है, ये शेड्यूलिंग। इसके बाद है 138 क्या कहता है, मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज मीन्स, जब यानी एक्टिविटी को मॉनिटर करना, इसका क्या मतलब है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग या कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग ये तो सेम है, ये तो हम एडवांस में हम प्लानिंग करते हैं। यानी मॉनिटरिंग द एक्टिविटी, इसका ये मतलब है कि इसको चेक करना, इसको कंट्रोल करना। तो मॉनिटरिंग द एक्टिविटी इसका क्या मतलब है, टू चेकिंग द एक्टिविटी, टू कंट्रोलिंग द एक्टिविटी, इसका ये मतलब है। 139 वेरिएबल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ₹5 पर यूनिट। वेरिएबल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो ₹5 है एक यूनिट का, एंड फिक्स कॉस्ट 20,000, और जो फिक्स कॉस्ट है वो 20,000 है। वेरिएबल स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट ये ₹5 है एक यूनिट का, और जो फिक्स कॉस्ट है वो 20,000 है। एक्चुअल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, जो एक्चुअल जो यूनिट प्रोड्यूस हो गए वो 10,000। फाइंड पर यूनिट कॉस्ट, दी पर यूनिट कॉस्ट विल बी, एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट विल बी। यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है एक प्रोडक्ट बनाने पर 5 है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो 20,000 है। अब हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिया है, अब पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा। तो ये आसान है। यानी इसने दिया है कि जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो यानी इसने दिया है कि ये 20,000 है, फिक्स कॉस्ट ये 20,000 है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट ये 5 है, 5, और हमने कितने यूनिट बनाए हैं, ये हमने 10,000 यूनिट बनाए हैं। तो 10,000 पे 5 50,000। अब जो टोटल कास्ट आता है 50 और 20, इसको जमा करते हैं, टोटल कास्ट आ गया 70,000। अब ये कहते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट, हम पर यूनिट कास्ट यानी मालूम करते हैं। तो ये आसान है, टोटल कास्ट कितना है 70,000 है, और हमने यूनिट्स बनाए हैं यानी 10,000। तो 70 को 10 पे तकसीम करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट यानी ₹7 पर यूनिट। तो देखें इसने जो ऑप्शन दिया है क्या है, यानी दी पर यूनिट कॉस्ट विल बी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो क्या आ गया, ये 7 आ गया, पर यूनिट कॉस्ट इज ₹7। इसके बाद है 140 स्टैंडर्ड आउटपुट्स पर आवर और 50। हमने एक बजट सेट कर लिया एम्प्लॉइज़ के लिए कि आप एक घंटे में 50 यानी यूनिट बनेंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट यानी स्टैंडर्ड जो यूनिट है एक घंटे में 50 यूनिट बनेंगे, एंड दी वेज रेट इज़ 3 पर यूनिट, और एक यूनिट पर हम 3 यूनिट देंगे। ये जो 3 है ये एक घंटे का नहीं है, ये एक यूनिट पर हम ₹3 अदा करते हैं। ए वर्कर प्रोड्यूस्ड 60 यूनिट्स, एक जो वर्कर है उसने 60 यूनिट्स यानी प्रोडक्शन कर ली इन 1 आवर, एक घंटे में। ही इज पेड एट डबल रेट, उसको हम पेमेंट करते हैं डबल रेट, पेमेंट हम करते हैं फॉर एक्स्ट्रा यूनिट्स। जो एक्स्ट्रा यूनिट्स यानी एम्प्लॉइज ने, वर्कर ने बनाए हैं उसको हम डबल पेमेंट करते हैं। यानी यहाँ पर हम 3 देते हैं, जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो हम इसको डबल करते हैं ₹6 यानी हर एक यूनिट के हिसाब से हम देते हैं।
His total earnings are, टोटल अर्निंग यानी एम्प्लॉइज का, वर्कर का, यानी कितना है आप कैलकुलेट कर लें। तो ये आसान है, यानी आप देखें कि एम्प्लॉइज ने, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, एम्प्लॉइज ने जो टोटल यूनिट्स इसने प्रोड्यूस कर लिया है, यानी 60, इसने 60 प्रोड्यूस कर लिया है, यानी जो हमारा जो बजट था वो 50 था। मतलब ये है कि इसने जो एक्स्ट्रा इसने प्रोड्यूस कर ली यूनिट्स वो 10 है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर ली वो 10 है। तो 50 को हम 3 के हिसाब से अदा करते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो वर्किंग यानी प्रोडक्शन इसने कर ली ये हम 3 डबल करते हैं, ये 6 के हिसाब से देते हैं। तो ये आसान है, 50 × 3 यानी ये 150 रुपये, 150 और 10 6 60। तो इन दोनों को जमा करते हैं, 150 और 60 कितना आता है 210 रुपीज़। टोटल अर्निंग्स ऑफ दी एम्प्लॉय यानी ये कितना आता है, ये 210। तो अब देखें 210 यहाँ पर है, 150, 180, 210 और 240। तो जो टोटल अर्निंग है इंक्लूडिंग दी एक्स्ट्रा अर्निंग ये क्या है, ये 210 रुपये है। 141 ज़ीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स दैट, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इसका ये मतलब है बजट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, बजट हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हम यानी पास डेटा हम कंसिडर नहीं करते, बिल्कुल हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। पास डेटा और यूज्ड, पास डेटा हमें इस्तेमाल करते हैं नहीं, पास डेटा हमें इस्तेमाल नहीं करते। सी पास एक्टिविटी एज ए स्टैंडर्ड, हम पास एक्टिविटी को एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर हम देखते हैं नहीं, हम पास डेटा भी नहीं इस्तेमाल करते, हम पास एक्टिविटी को भी यानी नहीं देखते, और बल्कि हम क्या करते हैं बजट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये जो ए ऑप्शन है ये राइट वन है।